हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। नीट में अगर किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस की हम लोग पूरी क्लास में आज के सेशन में प्रैक्टिस करने वाले। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई होगी। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट सेशन को बिना किसी देरी के। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माई सेल्फ राहुल डूडी, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। पिछले 7 साल से आईआईटी जेई और नीट के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आपके सामने एक रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, दिस इज माय रेफरल कोड RD10। कहां काम आएगा? अन अकेडमी पे अगर आपसे कहीं पर भी रेफरल कोड पूछे तो यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड RD10। इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा जो भी आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, नीट 101। इस टेलीग्राम चैनल पे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, तो अनअकैडमी आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में घर बैठे इंडिया के बहुत अच्छे एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करते हो। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। पूरा सिलेबस आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में खत्म करवाने को टाइमली मिलेगा, है ना। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, रिवीजन भी, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। अगर बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, है ना। टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा, जो एक्सपर्ट गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल, और साथ साथ आपको स्टडी प्लानर भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा। चलो फीस की बात कर लेते हैं। ये फीस इधर लिखी हुई है 34,650। ये 12 महीने की फीस है, एक साल की सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। आपको पेमेंट करने से पहले एक एजुकेटर का रेफरल कोड पूछा जाएगा। आपके सामने बेटा रेफरल कोड लिखा है RD10। जैसे इसको यूज करते हैं, जो भी अमाउंट आपका बनता है उस पर जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, विच इज 10%। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात कर लूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो इसकी फीस भी तुम्हारे सामने है। यहां पर भी आपको पेमेंट करने से पहले एक रेफरल कोड डालना होता है, और वो है RD10। इसमें भी आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाना है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो आपके सामने एक एक क्वेश्चन आता जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, और फिर उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं क्विज एक तरह की, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखता है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म ए लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? HCl, HF, H2O और NH3। चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो आराम से सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। हाँ जी, हो गया, करें डिस्कस करें। देखो सबसे पहली चीज, HCl तो आपको बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता ही नहीं है। जो आपका HF है वो तो जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है ना। कैसे बनाता है? जिगजैग, है ना। आप NH3 की बात करो, देखो NH3 जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उससे लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। कैसे? ये देखो ऐसे, है ना। NH3 का हर एक मॉलिक्यूल दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता जाएगा,
और एक तरह की आपकी लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी, NH3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या कहता है कि मेन एक्सिस ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड, है ना, मतलब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको दे रखी है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स? पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, डेल्टा मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। चार ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा सोच विचार करके जवाब देना इसका। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, px और py, ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर, क्या होने वाला है? जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ध्यान रखो उसको कि ऐसा लगना चाहिए कि ये आपका, मैंने कहा ना कि एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन हो, जैसे है ना, सामने एग्जाम देके बैठे हो, हर क्वेश्चन को अगर आप इसे डेडिकेशन शिद्दत से सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा भाई, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, डेल्टा मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। हाँ जी, आप अपना जो भी रिप्लाई है कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हो गया, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखें यार, अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, इसको मान लेते हैं दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है तो इस तरह से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यस, और वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर मान लो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। पर ध्यान दो, अगर ये वाला py है तो ये भी py होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो है z एक्सिस, एक तो है आपका मान लेते हैं px, ठीक है ना, ये रहा आपका px, और दूसरा है py, दिस इज योर py। यार खुद सोच के देखो, px और py इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और अगर मान लो दो ऑर्बिटल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो ओवरलैप कैसे करेंगे यार? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो, कि अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो ना तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाएंगे, ना ही वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएंगे, उनमें किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग का वो केस होगा। और जीरो ओवरलैपिंग में किसी तरह का बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है ना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना आप लोग। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। इस केस में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बोथ px एंड py आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस इज, O2 माइनस लिखा है ना, 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। करो मुन्ना सॉल्व, हो जाए तो बताना मुझे एक बार, डिस्कस करेंगे इसको बाद में। जल्दी से। O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। हुआ? करें क्या डिस्कस? करें। देखो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट से ही करें। क्या होता है शॉर्टकट? अगर मैं बात करूं N2 की, सारी दुनिया को पता है N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो N2 में मैं आपसे पूछूं भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे साहब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है। ये बात हमें समझ में आ गई। एमओटी का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आप जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या? 16 के बाद 17 आएगा ना यार, वापस कम करने लग गए, है ना। और ये 18 तो बॉन्ड ऑर्डर बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 19 लिखूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा, और अगर 20 लिखा आपने, जैसे Na2 की बात हो गई, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाओ आप O2 माइनस के पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 दूनी 16, और -1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, 17 इलेक्ट्रॉन। आप चेक कर लो 17 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। बस खत्म हो गई कहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट से ही करना आपको, एमओटी बनाने मत बैठ जाना। मतलब बना भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, आपको सॉल्यूशन 1.5 ही मिलेगा, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। हम लोग इसको और ज्यादा एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। आपके सामने रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है जी। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद जिनॉन। कहां पर जिनॉन के वैलेंस शेल में सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? XeF2, XeO3, XeF4 एंड XeF6। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, करो देखिए सॉल्व। वाह, देखो देख लेते हैं, अब इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। देखो बात करते हैं XeF2। जिनॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन काम में आगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड पेयर हो गया 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6, इसका मतलब लोन पेयर हो गया। इसके पास आओ, जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, पीछे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे, बोले तो एक लोन पेयर, ठीक है। XeF4 जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, पीछे बचे हैं 2 लोन पेयर। XeF6 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिए, 2 बचे, बोले तो एक लोन पेयर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किसके पास होंगे? XeF2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो जी आगे बढ़ो और क्वेश्चन करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ द मेंबर्स। परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहां पर होगा दोनों एटम्स के लिए? करो सॉल्व। ऐसे भी कह सकते हो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब वो एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हो। हो गया? एक बार करें डिस्कस। देखो आप ना सारे चेक मत करो, आप सबसे पहले CO2 को पकड़ो। आपको पता है CO2 जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होती है,
डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री का एंगल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नेट 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी CO2 आ रहा है। अब बात करो SiF4 की। बेटा SiF4 है एक रेगुलर ज्योमेट्री। क्या है? एक रेगुलर ज्योमेट्री। क्या होता है रेगुलर ज्योमेट्री? सबसे पहली चीज, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं, तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। प्लस सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम्स है सारे के सारे सेम होना चाहिए, है ना, सेम एटम्स, सेंट्रल एटम से सेम एटम्स बॉन्डेड होने चाहिए। तो ऐसी ज्योमेट्री को बोला जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। और रेगुलर ज्योमेट्री का नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा NO2 और O3। ये भी एंगुलर होता है, ये भी एंगुलर होता है, इस वजह से डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, NO2 एंड O3। पांचवा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, Li2C2O2He2। इसको पूरा कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और अपना थोड़ा मतलब डायरेक्ट दिमाग लगा के भी कर सकते हो, बिना किसी कैलकुलेशन के या फिर किसी और चीज के। करो, देखें, हो जाए तो मुझे बताना। वाह, देखो, सबसे पहली चीज, दो तरह से करोगे। कैसे? हीलियम क्या है? एक नोबल गैस, है ना। हीलियम कैसा गैस है? नोबल गैस। और इनर्ट गैस, मतलब ये इनर्ट होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो अगर ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहा, हीलियम का एटम अगर किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता, तो भाई He2 कैसे बन जाएगा, है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेथड, एक एक तरीका है करने का। अब आप कहते हो सर थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली और बताओ कैसे कर सकते हो। देखो, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है? 1s2 होता है ना। तो इसका सबसे पहले जो 1s ऑर्बिटल होगा, दो हीलियम के एटम का, ये आपस में ओवरलैप करेगा, है ना, कंबाइन होगा, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 1s। बताओ, ऐसा ही होता है ना, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, इस दूसरे हीलियम एटम के 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NB से दिखाऊंगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है दो, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है दो। आप लोगों ने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा? NB - Na/2 होता है कि नहीं होता? बताओ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोगों ने कहा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा वही एग्जिस्ट करेगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। Cn plus, Cn minus, NO and Cn. Which one of these will have the highest bond order? बॉन्ड ऑर्डर किसका मैक्सिमम होगा? Cn plus, Cn minus, NO and Cn. क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं आज का। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
हो गया। देखो सुनो, Cn प्लस के पास, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 15, सॉरी 14 प्लस आ गया मतलब 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cn माइनस, कार्बन के पास 6 और 7, 13 और 1 14, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन। नहीं, सही है ना, हाँ सही है नो, नाइट्रोजन के पास है 7 और ऑक्सीजन के पास 8, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 15। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, कितना हो गया 13। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप कंपेयर करो N2 से, N2 के पास अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और बेटा अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था, आपने कहा था सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये जो 14 वाला है ना Cn माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा, 3 होगा। अब यार 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो होता नहीं हमारे सिलेबस में, मतलब सिर्फ CO प्लस का ही पढ़ते हैं हम लोग, 3.5 होता है। इसके अलावा दो एटम के बीच मैक्सिमम जो बॉन्ड बन सकते हैं वो 3 होते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 होता है। तो बाकी सबका कम ही होना है 3 से, 3 किसका होगा, Cn माइनस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लिसरीन, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बस। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। और आपको एक चीज पता है कि सल्फर से जो बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है वो कभी भी H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा। सल्फर से बॉन्डेड हाइड्रोजन कभी भी H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H बॉन्ड नहीं करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ HF, HCl, HBr फॉलो द ऑर्डर। ये है क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा आपसे, बॉन्ड ऑर्डर किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, HF, HCl, HBr। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसका ऑर्डर पूछा आपसे। हो गया। अरे यार ये क्वेश्चन देखो आप लोग ऐसे पढ़ते थे ना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। और बॉन्ड लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, आयोडीन की। तो आयोडीन की HI, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन की साइज सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब HBr का जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वो सबसे कम होगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर बोल दो या फिर बॉन्ड एनर्जी बोल दो, ऑर्डर एक ही होता है। फिर उसके बाद किसकी साइज आती है, क्लोरीन की। सबसे छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की। छोटी साइज तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। HF, HCl, HBr कौन सा ऑर्डर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताओ समझ में आ रही मेरी बात आप, है ना। आगे बढ़ो फिर AI EEE 2011 का क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज पेंटागनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। IF7।
वाह, देखो IF7 आयोडीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 फ्लोरीन के साथ इसने अपने सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। बॉन्ड पेयर हो गया 7, लोन पेयर तो 0 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास 7। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होता है ना मेरे भाई, तो ज्योमेट्री कैसी होती है? पेंटागनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, क्या ज्योमेट्री होगा? पेंटागनल बाइपिरामिडल। देखो ये है आई, पेंटागन बनता है ऐसे, देखो दिख रहा है पेंटागन। और ये तो हो गया एक फ्लोरीन प्लेन से बाहर, एक फ्लोरीन प्लेन के अंदर। तो एक पिरामिड देखो ऊपर दिख रहा है, ये रहा, और एक पिरामिड आपको ऐसे नीचे दिखेगा। पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? लो बताओ। पहला ही ऑप्शन था ये तो, है ना? ए ऑप्शन करेक्ट होना था। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कहां पर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? BH4 माइनस, NH4 माइनस, CO3 2 माइनस, एंड द लास्ट वन इज H3O प्लस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। हो गया? देखो ये तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उसी से पता लगेगा। देखो CO3 2 माइनस की स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना रखी है। CO3 2 माइनस कैसा होता है? ये कार्बन, कहां पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? मुझे तो नहीं दिख रहा। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना? तो लुईस स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। बाकी सब में सेंट्रल एटम के पास एक ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन नॉन पोलर इन नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था। नॉन पोलर इन नेचर मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है ना। ये चीज आपको सोचनी है, दिमाग में रखनी है। कीजिए, क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? हो गया, करें डिस्कस। देखो अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको एक एक नाम लिया था, रेगुलर ज्योमेट्री, है ना? और मैंने आपसे कहा था जो रेगुलर ज्योमेट्री होता है उसका म्यू नेट 0 आता है, और म्यू नेट 0 आने का मतलब वो एक नॉन पोलर ज्योमेट्री होती है। और रेगुलर ज्योमेट्री की मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम्स है सारे के सारे सेम होने चाहिए, है ना? देखो पहला ही ऑप्शन लिखा है HbCl5 एंटीमनी, है ना? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, और इसने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं।
तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल एटम के से जो बॉन्डेड पांचों एटम है वो भी सेम है, इसका मतलब SbCl5 एक रेगुलर ज्योमेट्री होगा, और रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। ये जो रेगुलर ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखियो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड, बैरियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, सॉरी बेरिलियम हाइड्राइड और बैरियम हाइड्राइड, दी ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। हो गया, करें डिस्कस। देखो, आपने फजान रूल का नाम सुना है क्या? पता है किसी ने फजान रूल? हाँ, क्या फजान रूल? हालांकि फजान रूल से कर भी सकते हो, ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फजान रूल ये क्या कहता है? इसका कहना है कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। केटायन का साइज जितना छोटा होगा उस बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। बेरिलियम, कैल्शियम और बैरियम, ये साइज का ऑर्डर है ना। सबसे छोटी साइज किसकी है? बेरिलियम की। छोटी साइज बेरिलियम की, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका मतलब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम। मानते हो इस चीज को? हाँ जी। और वहीं पे अगर मैं बैरियम की बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी साइज, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम और आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो BaH2 में आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और BeH2 में सबसे कम होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बैरियम हाइड्राइड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम और बेरिलियम हाइड्राइड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? आई होप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट CuSO4.5H2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है, कितने मॉलिक्यूल वाटर के एसोसिएट है? करो। ठीक है,
देखो आपको इसके लिए ना कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, देखो कॉपर के साथ जो 4 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, Cu2+ के साथ। पीछे बच गया आपका SO4 2-, है ना, ये रहा SO4 2-। इसके साथ आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन, है ना। 5 में से 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप समझ लेना, अच्छे से याद रखना। बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, इन OF2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपको बॉन्ड पेयर बताना है टोटल, है ना, सब पे, सब कुछ मिला के बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पूछ रहा है आपसे। कीजिए जरा। हो गया? चलो देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कैसे करना है? इधर देखो, OF2 जो है ये हो गया ऑक्सीजन और इससे लगा हुआ है 2 फ्लोरीन। तो भाई ये तो हो गया, देखो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर में तो कोई लड़ाई नहीं है। बॉन्ड पेयर कितना है? 2। अब लोन पेयर गिन लो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास बचे। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक काम में आया बॉन्ड फॉर्मेशन में, 6 बच गए, 3-3 लोन पेयर, ठीक है ना। तो जो आपका फ्लोरीन है उसके पास है 3 लोन पेयर और ऑक्सीजन है उसके पास है 2 लोन पेयर। तो 3+3+2, 6 और 2 8, 8 हो गए लोन पेयर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। पढ़ो, देखें क्वेश्चन को अच्छे से। क्या कह रहा है? लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए और आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए। NO3-, CO3 2-, ClO3- एंड SO3। एक ऑप्शन गायब है इसमें, क्यों? 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। चलो इस क्वेश्चन को हटाओ, देखें दूसरा करो, एक ऑप्शन कम है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। H2O, H2S, H2SE, H2TE, the one with the highest boiling point is H2O because of hydrogen bonding, H2T because of high molecular weight, H2S because of H bonding, H2SE because of lower molecular weight। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आप लोग कर लोगे इसको। मुझे हो गया? बात करें इसकी। कर ले, चलो जी ठीक है। देखो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, इसी चीज पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूं वाटर के 2 मॉलिक्यूल की, H2O के 2 मॉलिक्यूल की, तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है?
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। और अगर बाकी में कंपेयर करोगे H2S, H2SC, H2T, ये तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोई भी नहीं बनाएगा। जैसे मान लो H2S के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहां पर होगा जनाब वैंडरवॉल। और अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है फिट? ऑप्शन नंबर ए H2O, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। EIEEE 2011, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। ओहो, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। दो कार्बन एटम, कैल्शियम कार्बाइड के जो दो कार्बन एटम है उसके बीच बॉन्ड पूछ रहा है। 2 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। करो। हो जाए तो बताना जरा। वाह, कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा था। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड इज CaCO, ऐसा होता है, इसमें Ca2 प्लस प्लस C2 माइनस, ठीक है। और C2 माइनस के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो कुछ ऐसी होती है। ये रहा तुम्हारा C2 माइनस। अब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई इसमें एक तो है सिग्मा बॉन्ड और दो है पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फिट बैठ। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी हो गया। देखो, आप लोगों ने VBT का एक लिमिटेशन पढ़ा होगा क्या, कि VBT was unable to explain the पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, है ना। तो वहां से भी आइडिया लग जाता कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके पीछे तो एक पूरी लिमिटेशन भरी पड़ी है तुम्हारी, किसकी? VBT की, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो O2 जो होता है ना पैरामैग्नेटिक होता है। अब कोई कहेगा कैसे होता है, आप इसका क्या करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बनाया था ना, सिग्मा 1s सिग्मा 2s। और इसमें आप चेक करोगे इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप पैरामैग्नेटिक कहते हो, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दैट इज O2। तो इसी के साथ आज की हमारी क्विज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। आपके सामने लिखा है मेरा रेफरल कोड RD10, आप इस कोड को यूज कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।